नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना मिर्ज़ापुर के इस YouTube चैनल पे। मैंने आपको पिछली कक्षा में जो सीसेट मैथमेटिक्स पोर्शन में कवर करा रहा था उसमें ज्योमेट्री मैंने शुरू किया था। बिंदु, रेखा, कोण और त्रिभुज पर चर्चा करते हुए मैं आगे बढ़ रहा था। त्रिभुज पर चर्चा चल रही थी, बीच में जहाँ चर्चा छूटी थी उसी के आगे हम लोग चलते हैं। समबाहु त्रिभुज की चर्चा हो रही थी, तो हम लोग शुरू करते हैं समबाहु त्रिभुज के बारे में। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज इंग्लिश में इसे इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। देखिए समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। मान लीजिए यह एक समबाहु त्रिभुज है, मान लीजिए यह आपका एक समबाहु त्रिभुज है इस तरीके से, ठीक है। यह आपका एक समबाहु त्रिभुज है और इस समबाहु त्रिभुज की जो भुजा होती हैं, तीनों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। तीनों भुजाएं समान होती हैं, तो मान लीजिए ए लंबाई की यह भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है। PQR मान लीजिए इस त्रिभुज का नाम है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं तो बराबर होती ही होती हैं, तीनों कोण भी बराबर होते हैं और कोण बराबर होंगे तो कितने कितने के अंश के हो जाएंगे, 60-60 अंश के, क्योंकि आपको पता है त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो सभी तीनों बराबर है तो मिला के 180 होने चाहिए, तो 60-60-60 मिलके 180 आपके बन जाएंगे। अब अगर समबाहु त्रिभुज की देखो माध्यिका वगैरह पे हमने चर्चा कर ली थी, तो माध्यिका क्या होती है, किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। समबाहु त्रिभुज के साथ एक विशेष सुविधा ये है कि इसकी जो माध्यिका होती है वह आपके सम्मुख भुजा पर क्या होती है, लंब होती है, सम्मुख भुजा पर लंब होती है। अर्थात समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई और माध्यिका दोनों समान होती हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं माध्यिका बराबर ऊंचाई। तो समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होगी वही उसकी माध्यिका होगी। मीडियन शुड बी इक्वल्स टू द हाइट ऑफ द ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल के। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो मीडियन होता है उसकी जो हाइट होती है दोनों इक्वल होती है। अगर इसकी ऊंचाई हम h मान लें, इसकी अगर ऊंचाई हम h मान लें तो देखते हैं कि ऊंचाई कितना इसकी होगी ना, या ऊंचाई और माध्यिका दोनों की लंबाई तो भाई बराबर ही होगी, तो वही हम लोग निकालने चल रहे हैं। ऊंचाई निकालने का एक कारण ये भी है कि हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हम लोग को क्षेत्रफल चाहिए, और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये आपका ट्रायंगल का एरिया होता है, ठीक है। तो आधार तो आपको ये पता, अगर ऊंचाई पता चल जाए तो आप यहाँ से क्षेत्रफल निकाल सकते हो समबाहु त्रिभुज के। तो पहले उसके लिए ऊंचाई निकालते हैं। आप अगर देखो P, अगर इस पॉइंट को M नाम हम दे दें तो PMQ ये जो ट्रायंगल है, एक ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि देखिए ये आपका 90 है तो ये भी आपका 90 हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज 90 के सामने वाले भुजा को कहते हैं कर्ण, हाइपोटेनस, और शेष दो भुजाएं आपकी एक लंब और एक आधार बन जाएंगी। अगर ये पॉइंट M है तो देखो Q से M की जो डिस्टेंस होगी वो a/2 होगी, ठीक है, a/2 होगी। क्यों भाई, क्योंकि आपका ये पूरा बेस A है और ये मिड पॉइंट था, तो ये a/2 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप h की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो आपको पता है कि एक पाइथागोरस थ्योरम के कि कर्ण का जो वर्ग होता है, लंब का वर्ग धन आधार के वर्ग के बराबर होता है। कर्ण कितना है भाई, a है, ठीक है, तो a²। लंब कितना है, यही हाइट है, h²। और आधार कितना, देखिए ये देखिए a/2, तो a/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अगर h की वैल्यू निकालना चाहे तो h² बराबर हो जाएगा a² माइनस ये इधर आ जाएगा तो a²/4 हो जाएगा ना, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे तो h² इक्वल्स टू ये इसमें से जाके घट जाएगा 3/4 a², या h की वैल्यू निकालोगे आप दोनों पक्षों का करणी ले लेते हो ना, दोनों का वर्गमूल ले लोगे तो इधर h बचेगा, इधर बचेगा। करणी में 3/4 का वर्गमूल 2 और a² का वर्गमूल a, तो जो हाइट आएगी वो आएगी √3/2 इंटू a। तो ऊंचाई या माध्यिका की लंबाई कितनी आ गई, √3/2 इंटू a, ठीक है, या इंटू भुजा, √3/2 a या √3/2 इंटू भुजा। ये माध्यिका या त्रिभुज की ऊंचाई आ गई, कौन से, समबाहु त्रिभुज की। अतः समबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल लिखना चाहे हम लोग तो 1/2, आधार कितना है भाई, आधार देखिए a है पूरा, तो 1/2 आधार a इंटू ऊंचाई कितना, √3/2a, ठीक है।
तो देखो ए में ए का गुणा कर लोगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, 2 में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और √3 ऊपर है तो √3/4 ए स्क्वायर, यह क्षेत्रफल आ जाएगा। यही आपके समबाहु त्रिभुज का क्या होगा क्षेत्रफल, √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर, यह समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। एक अच्छा सा क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा, आज की वीडियो में मैं 7 आपको यूपीएससी या यूपीपीसीएस इवन एमपीपीसीएस के सीसेट में आए हुए क्वेश्चन भी सॉल्व जरूर करवाऊंगा, तो वीडियो आप लोग अंत तक देखिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद होने वाला है। ठीक है, तो इसी पर एक क्वेश्चन आपके पीसीएस में पूछा हुआ था सीसेट में, उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराता हूँ। उस क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं, फिर थोड़ी सी चर्चा हम लोग करेंगे समकोण त्रिभुज की और फिर चर्चा हम लोग करेंगे चतुर्भुज की। ठीक है, चतुर्भुज सब कितने प्रकार के चतुर्भुज होते हैं, सारी बातों को एक एक करके हम लोग देखेंगे समझेंगे। ठीक है, एक एक करके देखेंगे समझेंगे। देखिए, आपको एक क्वेश्चन पूछा कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कर्णी में 6 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कर्णी में 6 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कर्णी में 6 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। प्लीज़ आप लोग एक बार ट्राई करिए, इसको क्वेश्चन को ट्राई करिए आप लोग फटाफट। ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए आप लोग। देखिए, आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में कुछ खास ऐसा नहीं है, आपको ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई आपको h बराबर √3/2a, ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होती है √3/2a, और इसी की वैल्यू दिया हुआ है √6, इसी की वैल्यू कितना दिया है √6। तो यहाँ से देखो √3 से √6 इसको काटोगे आप तो यहाँ बचेगा √2, और a बराबर कितना आ जाएगा, देखिए ये 2 जाके इधर गुणा हो जाएगा तो 2 कर्णी में 2 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा तो आ गई 2 कर्णी में 2 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल तो लिख ही लोगे, कितना होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, तो √3/4 ए की जगह वैल्यू पुट कर दो आप 2√2 का स्क्वायर। ठीक है, तो √3/4 2√2 का स्क्वायर, देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो √2 हट जाएगा, 2 बचेगा, इस 4 से 4 कैंसिल हो गया, बचा कितना 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, ये इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, हमने आपके लिए सॉल्व किया इस क्वेश्चन को। चलिए अब देखते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज को। अब हम लोग थोड़ा सा समकोण त्रिभुज को देखेंगे, फिर हम लोग चतुर्भुज और चतुर्भुज के प्रकार पढ़ने लगेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज को। देखिए, नेक्स्ट चीज हम लोग देख रहे हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज इसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज में आपको देखो, हमने बताया था कि एक समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज कोई सा भी है, कोई एक समकोण त्रिभुज है, तो उसके लिए जो बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। देखो भाई, ध्यान समझो, अगर कोई एक समकोण त्रिभुज है तो एक कोण उसमें क्या होगा, पक्का 90 अंश होगा। मान लो ये PQR एक समकोण त्रिभुज है, तो इसमें अगर हमने मान लिया कि कोण क्यों क्या है 90 अंश, तो एक कोण इसमें क्या होता है 90 अंश होता है। 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। ठीक है, और जिसको भी आप एंगल मान लो, जैसे मान लो आप यहाँ से कोण देख रहे हो, इसको आपने कोण एज्यूम किया है। ठीक है, तो उसके सामने वाली भुजा हो जाती है लंब। ठीक है, और एक भुजा बचती है आपकी आधार। ठीक है, कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस, आधार को बेस और लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं। यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया जा सकता है, पाइथागोरस का प्रमेय। देखिए, पाइथागोरस का जो प्रमेय है वह समकोण त्रिभुज पर अप्लाई होता है। पाइथागोरस का प्रमेय किस पर अप्लाई होता है, समकोण त्रिभुज पर अप्लाई होता है। पाइथागोरस साहब ने क्या कहा था कि कर्ण पर बने वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है शेष 2 भुजाओं अर्थात लंब और आधार पर बने वर्ग के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होता है। तो मतलब कर्ण का स्क्वायर, जो कर्ण का वर्ग होता है वो क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, ये होता है आपका समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस प्रमेय। तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं h² = p² प्लस b² बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये पाइथागोरस का प्रमेय आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। साथ ही का कुछ विशेष बात जो होती है, तो एक तो आप ये देखो कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है 1/2 लंब गुणित आधार।
1/2 लंब गुणित आधार। तो ये जो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 परपेंडिकुलर मल्टीप्लाइड बाई बेस, परपेंडिकुलर मल्टीप्लाइड बाई बेस, ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, हमने आपको परिवृत्त का कॉन्सेप्ट समझाया था कि परिवृत्त क्या होता है। तो उस कॉन्सेप्ट पे देखिए, इसमें एक बहुत प्यारी सी बात आती है, एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, जो समकोण त्रिभुज की परिवृत्त होती है ना, समकोण त्रिभुज का जो परिवृत्त होता है, तो उस परिवृत्त का जो केंद्र होता है वह कर्ण के मध्य बिंदु पे होता है। कहाँ होता है? कर्ण का मध्य बिंदु। ठीक है, कर्ण का मध्य बिंदु जो होता है, कर्ण का जो मध्य बिंदु होता है, मध्य बिंदु होता है, वह होता है परिकेंद्र। वह क्या होता है? परिकेंद्र, सरकम सेंटर, सरकम सेंटर, सेंटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है कहाँ होता है? कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है, कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है। देखिए, कर्ण के मध्य बिंदु पर है तो ये तो केंद्र हो गया। केंद्र से शीर्ष, ये देखिए परिधि की दूरी सब सदैव समान होती है, तो देखो ये भी त्रिज्या हो जाएगा ना, ये भी त्रिज्या हो जाएगी, ये भी त्रिज्या हो जाएगा और ये भी त्रिज्या हो जाएगा। अर्थात आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो MR बराबर MP बराबर MQ। ठीक है, मतलब कर्ण के मध्य बिंदु से सभी शीर्षों की दूरियां क्या होती हैं? समान होती हैं। कर्ण के मध्य बिंदु से सभी शीर्षों की दूरियां क्या होती हैं? समान होती हैं। कर्ण के मध्य बिंदु से सभी शीर्षों की दूरियां क्या होती हैं? समान होती हैं। कर्ण के मध्य बिंदु से सभी शीर्षों की दूरियां समान होती हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये मध्य बिंदु हो जा रहा है इस परिकेंद्र परिवृत्त का, तो और केंद्र हो रहा है, तो केंद्र से सब जो आपकी परिधि की दूरी होती है सब जगह समान होती है। और ये मतलब MQ MP MR, मतलब इस केंद्र से अर्थात कर्ण के मध्य बिंदु से सभी शीर्षों की दूरियां क्या होंगी? समान होंगी। इसके यूज करके एक क्वेश्चन भी आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है, उस क्वेश्चन को मैं करा देता हूं। देखिए, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आज चतुर्भुज, चतुर्भुज पढ़ेंगे और चतुर्भुज के प्रकार देखेंगे। और उसके बाद हम लोग 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 2017, 18, 19 इवन 20 में भी आपके CSET पोर्शन में आए हुए, UPSC, UPPCS, MPPCS में। ठीक है, तो उसको बिहार PCS के में क्वेश्चन में कराऊंगा। तो सारे क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। क्वेश्चंस पे हम लोग का ज़्यादा फोकस रहेगा, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया कि एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश, कोण B बराबर 90 अंश, कॉमा AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर तथा M भुजा AC का मध्य बिंदु हो तो BM बराबर क्या होगा? BM का मान पूछ रहा है। देखिए, इस क्वेश्चन को इस रूप में दिया गया था, तो आप पहले डायग्राम ड्रॉ करो। देखो, एक त्रिभुज कह रहा है कि ABC एक त्रिभुज है। ठीक है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें से जो कोण B है 90 अंश का। देखो, इसीलिए हमने जानबूझ कर यहाँ पर B लिखा। तो कोण B 90 अंश का है। फिर कह रहा है कि AB 3 सेंटीमीटर, AB ये 3 सेंटीमीटर का है, और BC अर्थात ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। कह रहा है कि M AC का मिड पॉइंट है। AC का मिड पॉइंट क्या है? M है। M क्या है? AC का मिड पॉइंट है। तो आपसे पूछ रहा है BM की वैल्यू। क्या पूछ रहा है? BM मतलब ये डिस्टेंस पूछ रहा है, ये डिस्टेंस BM कितना होगा, ये डिस्टेंस पूछ रहा है। देखो, सिंपली आप कैसे सॉल्व कर सकते हो मेरे दोस्तों। 3 ये है, 4 ये है, तो ये पूरा कर्ण कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगा? हो जाएगा पाइथागोरियन त्रिक से ना, या फिर आप निकालना चाहो पाइथागोरस प्रमेय से भी निकालोगे तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा, ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2.5 सेंटीमीटर, और ये भी डिस्टेंस हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। कैसे? M क्या दिया हुआ है? मिड पॉइंट। अगर ये 2.5 ये 2.5 तो ये दूरी भी कितनी हो जाएगी? 2.5, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, कर्ण का मध्य बिंदु है M, और कर्ण के मध्य बिंदु से हर शीर्ष की दूरी क्या होती है? समान। अभी हमने पढ़ा, तो ये 2.5 था, तो ये भी कितना हो जाएगा? 2.5 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने समबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज की कुछ बेसिक्स पे चर्चा की, बताया आप लोगों को। अब हम लोग चलते हैं और चतुर्भुज पढ़ेंगे।
अब हम लोग चतुर्भुज पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग बेसिकली चतुर्भुज पढ़ने चल रहे हैं, हेडिंग लगा लीजिए चतुर्भुज। तो चतुर्भुज पढ़ेंगे और चतुर्भुज के प्रकार भी देखेंगे हम लोग। चतुर्भुज पढ़ेंगे, चतुर्भुज के प्रकार देखेंगे। तो मेनली चतुर्भुज के प्रकार ही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग सीधे चलते हैं चतुर्भुज, चतुर्भुज एवं उसके प्रकार, एवं उसके प्रकार, एक एक के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। क्वाड्रिलेटरल पढ़ने हम लोग चल रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? चतुर्भुज में आपकी जैसे कि लिखा हुआ है चतुर मतलब चार भुजाएं, चार भुजा होंगी, ठीक है। तो चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं, चार भुजाएं, और चार कोण होंगे, चार कोण होंगे, और चारों अंतः कोणों का योग जो होगा, चारों अंतः कोणों का योग, ये होता है 360 अंश। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश, ठीक है। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। तो पहले प्रकार पे आते हैं। तो पहला प्रकार हम लोग चतुर्भुज का पढ़ते हैं, इसका नाम है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज का पहला प्रकार कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग? समांतर चतुर्भुज। इंग्लिश में इसे कहते हैं पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ठीक, पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोपाइप भी कहते हैं। तो पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है। क्या होता है समांतर चतुर्भुज? ध्यान सुनिए, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें देखिए, आमने सामने की, आमने सामने की भुजाएं, भुजाएं समांतर एवं बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं समांतर एवं बराबर होती हैं, ठीक है। तो ऐसा एक चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और समांतर हो। देखिए इस तरीके से मैं बना रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ बात होगी कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी और समांतर होंगी। आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी और समांतर होंगी, तो उसे हम कहेंगे समांतर चतुर्भुज। जैसे मान लीजिए ए बी सी डी, ये एक समांतर चतुर्भुज है। और आमने सामने जैसे ए बी किसके बराबर होगा? ए बी बराबर होगा सी डी के, ठीक है। आमने सामने के बराबर हो तो ए बी बराबर सी डी होगी। चलिए इसको मान लेते हैं हम लोग स्मॉल है, तो ये स्मॉल है, ये भी स्मॉल हो जाएगा। और जो बी सी है, ये बी सी बराबर होगा ए डी के, बी सी बराबर होगा ए डी के, इसको चलो बी मान लेते, तो ये बी हो गया, ठीक है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती हैं, तो हम कहते हैं एक ऐसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। दूसरी बात इसमें, दूसरा पॉइंट, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, विकर्ण बराबर नहीं होते। तो सबसे पहले तो ये समझ लो, देखो त्रिभुज में आपका डायगोनल या विकर्ण नाम की चीज़ आपने नहीं पढ़ी थी, लेकिन चतुर्भुज से विकर्ण पढ़ने लगते हैं हम लोग। विकर्ण क्या होते हैं? आमने सामने के कोनों को मिलाने वाली रेखाएं, ठीक है। आमने सामने के कोनों को मिलाने वाली रेखाएं। तो आपके चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? दो विकर्ण होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं और दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, लेकिन विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं का मतलब ये है कि एक दूसरे को आधे पे काटते हैं ना, बाइसेक्ट करते हैं। मतलब अगर ये मान लीजिए कि AC आपका पूरा, AC की लंबाई D1 है, पहला विकर्ण है, और मान लीजिए ये इस O पॉइंट पे काट रहे हैं, तो जो AO होगा वह OC के बराबर होगा। AO जो होगा वह OC के बराबर होगा। AO जो होगा वह OC के क्या होगा? बराबर। और इसी प्रकार से BO जो होगा यह OD के बराबर होगा, ठीक है। और आपका BD आपका दूसरा विकर्ण है D2, BD आपका दूसरा विकर्ण है D2, ठीक है। एक यहाँ पे बहुत प्यारा सा रिलेशन आता है, उस रिलेशन को मैं लिखता हूँ, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर 2A² प्लस B स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा रिलेशन है। इस पर अभी यूपी पीसीएस में एक क्वेश्चन भी पूछा गया था, संभवतः यूपी पीसीएस में ही एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं, तो विकर्णों के वर्गों का योग जो होता है वह उनकी भुजाओं संलग्न भुजाओं के वर्गों के योग का 2 गुना होता है, ठीक है। तो यहाँ से D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इक्वल्स टू, आप लोग इसको लिख लीजिए, 2A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, 2A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर।
नेक्स्ट चीज़ आपको इसमें ध्यान देनी है कि समांतर चतुर्भुज के जो संलग्न कोण होते हैं, मतलब ठीक अगल बगल वाले जो कोण होते हैं, क्रमागत संलग्न कोणों का योग 180 अंश होता है। तो जैसे कोण A प्लस कोण B है, इसका योग 180 अंश होगा, समेसन 180 होगा। कोण B प्लस कोण C का योग भी कितना होगा? 180 अंश होगा। कोण C प्लस कोण D का योग कितना होगा? 180 अंश होगा। कोण D प्लस कोण A का योग कितना होगा? 180 अंश होगा। ठीक है, तो मतलब साथ साथ जो संलग्न लगे कोण है, क्रमागत संलग्न कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज अगर देखा जाए कि इसका क्षेत्रफल कितना होता है, तो क्षेत्रफल होता है आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, क्षेत्रफल कितना होता है? आधार गुणित ऊंचाई। तो मतलब किसी एक भुजा को ले लो, जैसे इस भुजा को ले लो और इसकी ऊंचाई आप ऐसे निकाल सकते हो, या चाहो या ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हाइट h हो गई और आधार a है, तो यहाँ से आप a गुणित ऊंचाई करके आप निकाल सकते हो उसके क्षेत्रफल को। ठीक है, तो आधार गुणित ऊंचाई करके आपको क्षेत्रफल का यहाँ पर फॉर्मूला मिल जाता है। तो क्षेत्रफल कितना होता है? आधार गुणित ऊंचाई। तो समांतर त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? आधार गुणित ऊंचाई। इसके बारे में आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लीजिए इसको फटाफट, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे वही बेहतर होगा। ठीक है, तो ये समांतर चतुर्भुज के बारे में हमने देखा। नेक्स्ट हम लोग का जो चतुर्भुज आता है, नेक्स्ट जो हम लोग चतुर्भुज पढ़ने चल रहा है वो है आयत। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आयत। इंग्लिश में आयत को कहते हैं रेक्टेंगल, इंग्लिश में आयत को हम लोग कहते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, चलिए देखते हैं रेक्टेंगल को, समझते हैं रेक्टेंगल को। रेक्टेंगल, आयत। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आयत, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। देखिए सब कुछ समांतर चतुर्भुज से ही आगे बनता चला जा रहा है। ठीक है, अब अगर हम इसको कहें कि ऐसा समांतर चतुर्भुज, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके सभी कोण 90 अंश के हों, जिसके सभी कोण 90 अंश के हों, उसे क्या कहोगे आप? आयत कहोगे। देखो आपकी समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर तो होती हैं, तो आमने सामने भुजाएं तो आपको यहाँ भी आयत में भी बराबर रखनी है, लेकिन आयत के सभी कोण को आपको कितना लेना है? 90 अंश लेना है। आयत के सभी कोण को आपको 90 अंश लेना है, बस यही ध्यान रखना है आपको। आयत के सभी कोणों को आपको 90 अंश लेना है, तो ये सारे के सारे कोण 90 अंश के होंगे। ठीक है, तो मान लीजिए अगर ये PQRS एक चतुर्भुज है और यह आयत है, तो इसके आमने सामने की भुजा बराबर, तो ये जो आपकी लंबी वाली भुजा है इसको लंबाई L कह देते हैं और इस छोटी वाली भुजा को चौड़ाई B कह देते हैं। ठीक है, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, समांतर तो है ही, लेकिन सभी कोण कितने अंश के होंगे? 90 अंश के, सभी कोण 90 अंश के होंगे। अब देखिए आयत में जो विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण होंगे, दोनों विकर्णों की लंबाई यहाँ पर क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि आयत के विकर्ण बराबर होते हैं और समद्विभाजित तो करते ही हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं और समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने का मतलब ये हो गया कि अगर ये पॉइंट O है तो QO बराबर OS और OR बराबर OP। ठीक है, और यहाँ पर जो विकर्ण है, एक विकर्ण की अगर लंबाई आप निकालना चाहें तो D बराबर कैसे निकाल सकते हैं? देखिए ये और ये भुजाएं और ये कोण आपका 90 अंश है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो D जो कर्ण होगा अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ये विकर्ण का मान अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आपके नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर अगर हम लोग इसका आयत का परिमाप देखें, आयत का परिमाप या पेरीमीटर सीधा सीधा ये होता है कि उसको चारों तरफ से आवरण, जो उस ज्योमेट्री का, जो उस आकृति का चारों तरफ से आवरण। तो देखो यहाँ से आप चलो तो L प्लस B प्लस L और प्लस B। ठीक है, तो इसके जो पेरीमीटर हो जाएगा, इसका जो पेरीमीटर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 बार L आ रहा है और 2 बार B आ रहा है, तो 2L प्लस B, तो 2 लंबाई धन चौड़ाई, ये हो जाएगा आपका आयत का परिमाप। आयत का क्षेत्रफल अगर हम लोग देखें,
आयत का अगर क्षेत्रफल देखें तो सिंपली होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। अच्छा, एक खास बात यहाँ पर समझिए कि सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं। सभी के सभी आयत क्या होते हैं? समांतर चतुर्भुज। क्योंकि देखो, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके सभी कोण कितने अंश के हो? 90 अंश के हो, उन्हें आप कहते हो आयत। तो सभी के सभी आयत आपके समांतर चतुर्भुज होते हैं, लेकिन सभी समांतर चतुर्भुज आयत नहीं हो सकते। ध्यान से याद रखिएगा इस बात को कि सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं, लेकिन सभी समांतर चतुर्भुज आयत नहीं हो सकते। सभी समांतर चतुर्भुज आयत नहीं हो सकते, ठीक है। तो सभी समांतर चतुर्भुज आयत नहीं हो सकते, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन MPPCS में आया था आयत पे, बहुत प्यारा सा, उसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, नेक्स्ट टाइप जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं आयत के बाद, वो है समचतुर्भुज, रोम्बस के नाम से जानते हो, ठीक है। समचतुर्भुज उसको विषम कोण समचतुर्भुज